नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मापवानी। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नो टॉलरेंस फॉर टेरर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत ने जो एक स्टैंड लिया है, इसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव स्टबल बर्निंग और एयर पोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है इस चीज पर। जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, नीड्स ग्लोबल गवर्नेंस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि कैसे जनरेटिव एआई को कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की जरूरत है। वर्च्यूज ऑफ प्लानिंग 2047 तक भारत जो है वो कैसा होगा और उसके लिए किस प्रकार का प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, उसमें क्या क्या चीजें होनी ही चाहिए। एंड देन वी हैव टारगेटेड किलिंग्स। जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म के केसेस जो है वो कुछ देखने को मिले हैं, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ कोर्स। लेकिन विल स्टार्ट टुडेज डिस्कशन लाइक एवरी डे विद ए पॉजिटिव कोट। डू व्हाट यू लव एंड यू विल नेवर वर्क अनदर डे इन योर लाइफ। कन्फ्यूशियस का ये कोट है। बेस्ट एग्जांपल दूं, अरेंज मैरिज, राइट। पहले शादी हो जाती है और उसके बाद होपफुली ज्यादातर केसेस में हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं उनका लगाव एक दूसरे के प्रति हो जाता है, प्यार हो जाता है। सो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। और बेसिकली ये जो कोट है वो ये हमें ये कहता है कि जो भी चीज आज जो हमें करनी है, मीन्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी में अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि एक ड्राइवर थे, राइट। तो अब वो ड्राइवर जो है उनका सपना ये था कि वो एक दिन रोल्स रॉयस और बेंटली और एक्सपेंसिव गाड़ियां चलाएं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे तो उनको जो टूटी फूटी जो भी कचरा गाड़ी थी वो चलानी थी। कचरा गाड़ी इन द सेंस कि पुरानी गाड़ियां जो है वो चलाते थे। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि मैं ये पुरानी गाड़ी जो है ना वो भी रोल्स रॉयस की तरह चलाऊंगा, बेस्ट तरीके से चलाऊंगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी पुरानी है, थोड़ी बहुत रैटल हो रही है, आवाजें आ रही है, तो इसका मतलब मैं कि ये इसको रफली चलाऊं, नहीं। वो बहुत ही अच्छी तरीके से उस गाड़ी को चलाते थे और देखते ही देखते उनका ड्राइविंग इतना अच्छा था कि बुरी गाड़ी को भी इतना अच्छा चलाते थे। तो धीरे धीरे रिकमेंडेशन होने लगा और एक वक्त ऐसा आया, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि वो एक बहुत बड़े, हमारे देश के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनकी बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी के ड्राइवर बन गए। तो ऐसा नहीं है कि जो भी काम है, राइट, काम काम होता है, चाहे वो यूट्यूब पर वीडियो बनाना हो, चाहे जो स्ट्रीट क्लीनिंग का काम हो, जो भी हो, राइट। मार्टिन लूथर किंग ऐसा कहते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर शायद ऐसा कहते थे कि अगर आप स्ट्रीट क्लीनर है ना, अगर आपको सड़क पर से कचरा साफ करने का काम है तो वो ऐसा करो कि ऊपर से जो हेवन है ना, वहां से जो देवी देवता है वो भी ऊपर से देखें कि अरे यार क्या स्ट्रीट क्लीनिंग कर रहा है। सो दिस आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। और ये बात समझ लीजिए आप, यू ऑल आर यंग, वेरी यंग। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो काम आपको पसंद है वही काम आपको मिलेगा, राइट। हमारी जो मीन्स भलाई कह सकते हैं आप, या फिर हमारी जो तरक्की है वो उसी चीज में है। जो काम हमें पसंद ना हो वो काम भी अगर हम अच्छी तरीके से करें, देन वी बिकम unbeatable. सोचिएगा इसके बारे में। Now, dear friends, we have, of course, five important topics. So I will start with this one. No tolerance for terror. India's UNGA vote on the Arab League resolution was appropriate. भारत ने यहाँ पर जो UNGA में अरब लीग ने जो एक रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रखा था, तो उसमें भारत ने जो किया वो बराबर किया। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन जो है वो रखा गया कि गाजा में सीज फायर हो, और ये जो रेजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया जॉर्डन ने। कुछ 40 देशों ने मिलकर, इसमें ज्यादातर अरबिक देश थे, तो उन्होंने मिलकर इस रेजोल्यूशन को तैयार किया, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को। और 120 यस वोट्स मिले, 14 जो हैं वोट्स इसके खिलाफ गए, और 45 वोट्स जो हैं ये एब्सेंट रहे। यानी कि 45 देश जो हैं उन्होंने ना तो यस कहा ना तो नो कहा, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। और भारत जो है वो ये 45 देश में से एक है, हमने वोटिंग नहीं की। अब क्या वोटिंग नहीं किया इसका मतलब यह है कि हमने कोई एक्शन नहीं ली? वोट ना करना जो है दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। रिमेंबर, वोट देने का मतलब आप यस कहेंगे, नो कहेंगे, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन। वोट नहीं देने का मतलब भी एक एक्शन है। पता है क्यों भारत ने वोट नहीं दिया? क्योंकि ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है इसमें हमास के बारे में कोई मेंशन ही नहीं था। हमास ने जिस प्रकार से अटैक किया, हमास का क्लियर नाम जो है वो लिखने की जरूरत थी, लेकिन ये चीज मिसिंग थी। कनाडा ने इस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, यूएसए ने भी इसको बैकअप किया, और इंडिया ने भी कहा कि नहीं। इनफैक्ट ये जो अमेंडमेंट है, ड्राफ्ट में जो अमेंडमेंट करने की बात है, तो इस चीज को लेकर एक अलग से वोटिंग हुई और उसमें भारत ने वोट दिया, कहा कि भाई हमास इसमें मेंशन होना चाहिए, इसी के साथ जो हॉस्टेजेस हैं उनका भी मेंशन होना चाहिए। लेकिन ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में ये चीजें जो हैं वो मिसिंग थी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि भारत ने इस पर अपना वोट जो है वो नहीं दिया। भारत का स्टैंड जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक लंबे समय से बहुत ही क्लियर रहा है। भारत इन सारी चीजों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि टेररिज्म और खास करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का अगर कोई एक विक्टिम रहा है, एक पीड़ित रहा है, तो वो हमारा देश भारत रहा है। लेट 70s से हमारे ऊपर धड़ाधड़ अटैक्स जो है वो स्टार्ट हो गए थे, राइट। बहुत बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और आज की डिस्कशन में आप देखिए, जो हमारा 5th एक आर्टिकल है वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें हमें फिर से टेररिज्म के केसेस देखने को मिल रहे हैं। एक समय था जब भारत कहता था कि भाई हमारे देश में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, तो यूएसए, यूके, फ्रांस एक्सेट्रा ये सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के देश कहते थे कि ये टेररिज्म नहीं है, दिस इज लॉ एंड ऑर्डर इश्यू। अनफॉर्चुनेटली
जब 9/11 हुआ और दूसरे ऐसे केसेस हुए, लंदन के धमाके हुए, राइट, सेंट्रल लंदन में कुछ 2003 या 5 में ऐसे धमाके हुए थे, आई थिंक 2005 में हुआ था। तो जब ऐसी चीजें हुई तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, रेडिकलाइजेशन और ये सारी चीजें चल रही। बट एनीवेज, पुरानी बातें छोड़ते हैं, लेटेस्ट चीजों पर आए तो अब पूरी दुनिया जो है वो इस बात को मानती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ही डेंजरस चीज है। तो भारत तो इसका विरोधी हमेशा रहा है और रहेगा भी। और टेररिज्म को लेकर भारत का एक दूसरा स्टैंड है कि बातचीत और टेररिज्म, ये दोनों चीजें जो है वो एक साथ नहीं चल सकती। तो एक लंबे समय से हमारा जो एक स्टैंड रहा है, कंसिस्टेंट स्टैंड जो है, वही पोजीशन जो है वो, उसकी कंसिस्टेंसी हमने यहां पर मेंटेन की है। भारत ने यह भी चीज बताई है कि ऑफ कोर्स ये जो इजराइल है और पैलेस्टाइन है, तो इनके बीच में जो एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात है ना, 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब यह है कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में एग्जिस्ट करें, दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुली रहे। तो इस प्लान को भारत हमेशा सपोर्ट करता आया है, राइट। इसमें भारत ने, ऐसा नहीं है कि भारत पैलेस्टाइन के खिलाफ जा रहा है, नो, भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन को फॉलो कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमास, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन सारी चीजों को लेकर भारत जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और ऐसा ही रहना चाहिए, राइट। टेररिज्म जो है, इसका किसी भी प्रकार का उसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता कि ये चीज हुई, वो चीज हुई। कुछ लोग जो है वो ये भी कह रहे थे, मींस कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे लिखे गए अनफॉर्चुनेटली, कि भाई इतने समय से गाजा के लोगों को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। देखिए, टेररिज्म जो है यहां पर जो हुआ है, टेररिज्म का कभी भी कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकती। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। अगर 2 देशों के बीच में, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, कोई नहीं चाहता है कि ये युद्ध कंटिन्यू हो। मैं तो यही चाहता हूं कि आज अभी ये युद्ध जो है वो बंद हो जाए। लेकिन इसमें गलतियां दोनों साइड्स की बहुत सारी हम निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन दिस इज ए सोवरेन स्टेट वर्सेस ए सोवरेन स्टेट, ये 2 देशों के बीच की लड़ाई है और हमेशा बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज भी इसमें जुड़ी हुई है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। बट दिस इज ए वॉर, ये जो है ना, ये डंके की चोट पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। टेररिज्म जो है वो एक अलग ही चीज हो जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे, मींस रेडिकलाइजेशन, और एक अलग ही लेवल की आप कह सकते हैं कि हैवानियत होती है जब टेररिज्म की बात आती है। बट एनीवेज, वी ऑल नो मेनी थिंग्स अबाउट इट, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, राइट। ये वाला, फार्म फायर्स रेज ऑन, स्टेक होल्डर्स नॉट डूइंग इनफ टू कर्ब मेनास, स्टबल बर्निंग। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों से एफिडेविट्स मंगाए हैं, पूछा है कि आपने इस चीज को रोकने के लिए क्या क्या किया है। क्योंकि एज वी नो, अभी कुछ दिनों पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक स्विट्जरलैंड की कंपनी जो है, स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे कंडक्ट किया और पता चला कि दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड अगर कोई शहर है तो वो हमारा दिल्ली है। और अभी दिल्ली में रहने वाले लोग जो है, दे कैन फील कि भाई कितना पॉल्यूशन जो है वो वहां पर हो चुका है। और इस चीज को हैंडल करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM जो है, उसको भी बनाया गया। CAQM ने काफी सारे मेजर्स भी बताए, काफी सारे एफर्ट्स भी किए। एक लंबे समय से ये चीज चल रही है, लेकिन एज यू नो, हर बार साल में कितने सारे आर्टिकल्स हम स्टबल बर्निंग को लेकर पढ़ते हैं, पॉल्यूशन को लेकर पढ़ते हैं। इतनी अवेयरनेस है, और मींस किसी को आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि पॉल्यूशन हो रहा है, एवरीवन विल फील इट। वो सांस लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि भाई पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बावजूद भी दिल्ली NCR की जो एयर है, इट इज नॉट ब्रीदेबल। और अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है, ये स्टबल बर्निंग वाला पीरियड भी होता है। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो दिल्ली की हवाएं टॉक्सिक हो चुकी है तो सिर्फ स्टबल बर्निंग से हो रही, नहीं। स्टबल बर्निंग जो है, इट्स लाइक ए टिपिंग पॉइंट क्रिएट करता है वो, कि थ्रू आउट द ईयर ये जो मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स हैं, पर्टिकुलरली डीजल कार्स, राइट, फिर कंस्ट्रक्शन डस्ट है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, जैसे कि जो कचरा जलाया जाता है। कुछ दिनों पहले हम इसको लिस्ट को भी देख रहे थे। तो ये सारी चीजें थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं। लेकिन जब स्टबल बर्निंग होता है तो अचानक से हवाएं जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, एयर जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर ये एक हॉट टॉपिक बन जाता है। एनीवेज, ये एक हॉट टॉपिक होना भी चाहिए, थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, सिर्फ स्टबल बर्निंग नहीं है, लेकिन स्टबल बर्निंग इज देयर ऑफ कोर्स, राइट। स्टबल बर्निंग जो है वो टिपिंग पॉइंट क्रिएट करता है। अब पंजाब में इस बार बहुत ज्यादा फार्म फायर्स देखने को मिले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। लेकिन लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं, स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली अब सरकारें जो हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो किसानों के ऊपर इल्जाम लगाना नहीं चाहती है। क्योंकि किसानों का मन जो है, अगर वो बिगड़ गया, अगर आपने उनके मन को ठेस पहुंचा दी, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए, तो फिर वोटिंग के टाइम पर किसान जो है वो आप पर गुस्सा करेंगे। तो कोई भी पार्टी जो है वो ये रिस्क लेना नहीं चाहती है। और देखिए, अनफॉर्चुनेटली कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो है उसको टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है, एनवायरमेंट और लोगों की हेल्थ जो है उसको साइडलाइन किया जा रहा है। और यहां पर कोई एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, हर एक पार्टी जो है वो इसमें शामिल है। और किसानों को जो इंसेंटिव्स देने की बात है, जो मदद करने की बात है, तो उसमें भी हमें एक थरो सक्सेस नहीं मिला है। उसमें कुछ जगहों पर काफी अच्छी मेहनत हुई है, काफी रीजनेबली अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, कुछ जगहों पर कुछ हुआ ही नहीं है, बुक्स पर सारी चीजें हैं। तो स्टबल बर्निंग जो है वो
रियलिटी है, ये चल रहा है, रोकने के काफी सारे मेजर्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं। और कुछ जगहों पर डेफिनेटली मींस जो CAQM है उसके भी आंकड़े ये कहते हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले स्टबल बर्निंग जो है तो उसमें लगभग 50% जितना ड्रॉप जो है वो देखने को मिला है, लेकिन पोल्यूशन तो आज भी उतना ही है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये WHO की एक कैंसर स्पेशलिस्ट एजेंसी है, और इस एजेंसी का यह कहना है कि एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर होता है, राइट। ये जो पोल्यूटेड एयर है इट इज कार्सिनोजेनिक, यानी कि इससे कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो इट इज ए हेल्थ हजार्ड, इट इज एन एनवायरमेंटल हजार्ड। और पंजाब में मालवा में देखेंगे तो कैंसर के केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स, जितने भी राज्य हैं इसमें, जो लोग प्रभावित होते हैं, हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो किसान हैं, गवर्नमेंट है, हर एक को मिलकर, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको मिलकर एक्शन लेनी पड़ेगी, राइट। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हमने सुना है ना ये। तो यहां पर प्लानिंग ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें एक्शंस लेनी पड़ेगी, लोकल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। हमारे जो किसान हैं उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है हमारे देश में, राइट। किसान जो हैं उनको, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही बात कर रहे थे ना जगतात के बारे में, कि किसान आर नोन एज जगतात, के दे आर लाइक फादर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा किसान को, ऐसा हमारे यहाँ पर एक संस्कृत का शब्द है शायद, जगतात। तो किसान जो है तो उनको बहुत मीन्स काफी रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। और देखिए, जब हम कहते हैं हमारे जवान, तो हम कास्ट और धर्म के बारे में नहीं सोचते, क्षेत्र के बारे में नहीं सोचते। वैसे ही जब हम किसान की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट थिंकिंग के किसान जो है वो सिर्फ इसी कास्ट के, किसान इज किसान ऑल अक्रॉस द बोर्ड, राइट। तो काफी रिस्पेक्ट है। तो अब ये जो उनकी जो एक छवि है, ये जो उनकी ब्रांड इमेज है, जो उनकी फेस वैल्यू है, ये बिगड़ रही है। ये किसानों को भी समझना पड़ेगा कि उनकी एक्शन से अभी तक क्या हुआ है, देश को फायदा ही हुआ है, लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन अब ये स्टबल बर्निंग और इन सारी चीजों की वजह से देश को और मासूम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एंड आई एम श्योर अगर ये बात एक बार किसान को समझा दी गई तो किसान कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे किसी दूसरों का नुकसान हो, राइट। डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। Generative AI needs global governance as the internet transcends national borders. Country-specific regulations are going to be ineffective. बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, टैगलाइन है, सॉरी। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दो लोग हैं, ये हैं जेफरी हिंटन, इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एंड देन यू हैव सैम अल्टमैन, राइट। आप इनको जानते हैं ना। वाई ही इज फेमस, बताइए, आप मुझे बताइए अब कि वाई सैम इज फेमस। ये एक जाना पहचाना चेहरा क्यों बन गया, कैसे बन गया? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये दो लोग जो हैं, बेसिकली मैं आपको सैम और जेफरी के बारे में यही कहूंगा कि ये दोनों एआई के एक्सपर्ट्स हैं। जेफरी तो आप जानते हैं कि ही इज फादर ऑफ एआई, ऐसा टैग उनको दिया जाता है। अब दोनों का कहना यह है, जेफरी ये कहते हैं कि अगर जनरेटिव एआई जो है इसको रोका नहीं गया, इसको रेगुलेट नहीं किया गया, तो ये इंसानों के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। जनरेटिव एआई का मतलब ये होता है कि ये अपने आप ही चीजों को सीख लेगा, डेटा कलेक्ट कर लेगा और सीखता ही जाएगा, स्ट्रांग बनता ही जाएगा। तो ये इंसानों के लिए सबसे बड़ा, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकता है। और जो अल्टमैन है, सैम ये कहते हैं कि लॉ मेकर्स जो हैं उनको मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गुड, जैसे इंटरनेट इज गुड, लेकिन इसकी बाउंड्रीज सेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट का जो जमाना आया तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो बाद में हुई। फॉर एग्जाम्पल, जो सोशल बुलिंग की जाती है, सोशल मीडिया पर जो बुलिंग की जाती है, राइट, लोगों को चिढ़ाया जाता है, मजाक उसकी, ये सारी चीजें होती है। तो आपको लगेगा, हमें लगता है कि यार उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन लोगों को बुली किया जाता है और उसकी एक रियल इंपैक्ट उन पर होती है। फिर पोर्नोग्राफी और ये सारी चीजें जो हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम पर इस पर कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लोग इजीली इसको एक्सेस कर पा रहे थे, बच्चे जो हैं वो भी देख रहे थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी वर इन स्कूल, तो उस समय पर ये सारी चीजें जो हैं इसके बारे में डिस्कशंस होती थी, बातचीत होती थी। इट वाज लाइक एक्साइटमेंट से कि ये देखा वो देखा एंड थिंग्स लाइक दैट। और व्हेन वी लुक बैक नाउ, और जब मैं देखता हूं पीछे मुड़कर, तो लगता है कि यार वो उस समय पर अवेयरनेस ही नहीं थी। टीचर्स और स्कूल और पेरेंट्स, किसी को पता भी नहीं था कि इस प्रकार की वेबसाइट्स होती हैं और इसमें इस प्रकार की चीजें होती है जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, राइट। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इवन टुडे एज वेल। अब हमें धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होने लगी है कि पहले हम देखते थे ना कि जो यूएसए की फिल्में होती हैं तो उसमें 16 लिखा हुआ होता है, 13+ लिखा हुआ होता है, 18+ लिखा हुआ होता है। हम सोचते हैं कि उसमें क्या है, और फिर हम वो देखते हैं, हमें जनरली ये लगता है कि 18+ यानी कि उसमें न्यूड सीन्स होंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज 18+। नहीं, कुछ ऐसी फिल्में जिसमें ऐसी एक्शंस दिखाई गई हैं, राइट। तो खून दिखाया गया है, किसी का लेट्स से जो पैर है वो कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी की गर्दन को काट दिया जाता है, इस प्रकार के जो, इसको अंग्रेजी में गोर कहते हैं, राइट, ब्लडी गोर, ऐसे सीन्स जो होते हैं, तो ऐसे बच्चों को नहीं दिखाने चाहिए, उसकी इंपैक्ट उन पर होती है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम अगेन स्कूल में थे तो उस समय एक और चीज मेरे दिमाग में अभी आई। दिस इज लाइक राइट रो डिस्कशन दैट आई एम डूइंग विद यू, रो इन द सेंस कि दिस इज हाउ आई रोल, दिस इज हाउ आई डिस्कस थिंग्स, कि ये पॉइंट्स होते हैं आर्टिकल्स के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद गो विद द फ्लो।
तो कुछ ऐसी फिल्में आई थी, तो उसमें मीन्स एक ऐसा ट्रेंड आ गया था कि फिल्मों के अंदर रेप के सीन्स दिखाए जाते हैं, राइट? कि जो हीरो होता है तो उसकी बहन के साथ हमेशा कोई ना कोई विलन जो है वो रेप कर लेता है। तो ये सारी चीजों की इंपैक्ट जो है वो बच्चों पर बहुत ही ज्यादा होती है। लड़के के ऊपर भी होती है, लड़की के ऊपर होती है। लड़की के ऊपर ये होती है वो फिल्म कि ऐसा मेरे साथ हो गया तो, और लड़के के ऊपर ऐसा होता है कि ऐसा मेरी बहन के साथ हुआ तो, यू नो। सो ये हम सोचते, मीन्स इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। तो बहुत अब हमें पता चलता है ना। सो दिस इज द थिंग विद एआई। अभी एआई का यूज जो है वो बहुत लिमिटेड लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी क्वांटिटी, अभी ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा ना हो कि एआई हमारे बहुत आगे चला जाए और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम उसे रोक ना पाए। और हमेशा यही होता है, क्रिप्टो करेंसी में भी यही हुआ कि सरकारें जो है वो काफी ज्यादा पीछे रहती है और ये सारी चीजें बहुत ही आगे रहती है। हैकिंग में भी ऐसा होता है। तो लॉ मेकर्स को कुछ अप टू डेट इफेक्टिव एआई को रेगुलेट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है। और बहुत सारी जगहों पर क्या हो रहा है कि जो क्रिएटर्स हैं, एआई के जो क्रिएटर्स हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की बात सरकार कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप उनको कहेंगे कि सेल्फ रेगुलेट करें, ऐसा नहीं होगा, आपको ही रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कंपटीशन भी होगी। कुछ ऐसे देश, लेट्स से, और उन देशों की कुछ ऐसी कंपनीज जो एआई का इस्तेमाल कुछ नेगेटिव चीजों के लिए करें, आप कहेंगे कि सेल्फ रेगुलेट कीजिए, और फिर वो सेल्फ रेगुलेट नहीं, वो खुद ऐसी चीजें करने लगे, तो फिर आप उनको कैसे रोक पाएंगे? यूरोपियन यूनियन जो है वो भी कॉम्प्रिहेंसिव एआई रेगुलेशन जो है उस पर काम कर रहा है। होपफुली आने वाले साल में इसको लॉन्च किया जाएगा, राइट? ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ये 2023 तक तो तैयार नहीं होंगे। चाइना जो है वो इसमें काफी आगे रहा है। चाइना ने कुछ जनरेटिव एआई को लेकर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर के फ्रीडम और कंट्रोल, ये दोनों चीजों का बैलेंस जो है वो चाइना ने रीजनेबली अच्छा रखा है। एंड एज यूजुअल हमारा देश भारत जो है वो इन सारी चीजों में काफी ज्यादा पीछे ही रहता है। अभी कुछ समय पहले पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर लॉ जो है वो तैयार हुआ, कितनी बार उसको तैयार किया गया, रिफाइन किया गया, तो परफेक्शन की राह देखते गए और समय जो है वो हाथ से चला गया। तो ऐसी गलतियां फिर से ना हो, लेट्स होप फॉर दैट। लेकिन ये बातचीत जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। लॉ मेकर जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एआई को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और यहां पर अगर हम ऐसा माने कि बिग टेक कंपनीज जो है वो सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसको इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, राइट? जैसे हमारा डेटा जो है एक लंबे समय से सोशल मीडिया कंपनीज ने यूज किया और ये यहां तक पहुंच गया, अब सरकारों को चैलेंज कर सके, इतनी ताकत इनमें हो चुकी है। लॉ मेकर्स फेस चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग जनरेटिव एआई, क्योंकि लॉ मेकर्स जो हैं उनके पास भी वो एक्सपर्ट नॉलेज नहीं रहती है। तो अगर उनके खुद के अंदर वो एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, तो फिर वो एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, तो वो भी उसी लेवल के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। सो इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, यू नो। मैं आई होप आप समझ रहे होंगे। दुनिया भर के अगर आप लीडर्स को देखेंगे, बाइडन साहब आ गए, मोदी साहब आ गए, बहुत सारे ऐसे लीडर्स आ गए, उनको उतनी ज्यादा जो डेप्थ चाहिए एआई को लेकर वो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एक ऐसे लीडर हैं जिनका नाम लिया जाता है, दैट इज यूके के ऋषि सुनाक। उनके पास मींस एआई को लेकर वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं और वो कह रहे हैं कि भाई एआई को रेगुलेट करने की जरूरत है, एक ग्लोबल कंसेंसस होना चाहिए। और नवंबर में, इसी महीने में, यूके में एक मीटिंग होने वाली है, एआई सेफ्टी समिट। ये यूके में होगी और इसको यूके होस्ट करेगा। तो उस समय पर होपफुली ऋषि सुनाक साहब जो कमेंट्स देंगे या फिर जो उनका भाषण होगा, तो उस पर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो एआई को लेकर देखने को मिलेगी कि एआई को कैसे सेफ रखा जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। सो यूके इज टेकिंग ए लीड हियर, और आई एम श्योर उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है वो उस समय पर हमें पढ़ने को मिलेगी। तो आज की डिस्कशन जो है वो एक कर्टेन रेजर के तौर पर भी काम आएगी कि एआई सेफ्टी की समिट होगी ना, तो उस समय पर बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसके बारे में तो हम थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं। जनरेटिव एआई फर्म्स यूज वेब क्रॉलर्स एंड स्क्रैपर्स। अब ये दो चीजें होती हैं, एक वेब क्रॉलर्स होते हैं जो गूगल एक लंबे समय से यूज करता आया है, और एक होता है वेब स्क्रैपर्स। बेसिकली ये दोनों जो हैं ये डेटा को ही कलेक्ट करते रहते हैं। लेकिन ये जो वेब स्क्रैपर्स होते हैं, डेटा स्क्रैपर्स होते हैं, ये और ज्यादा डेंजरस होते हैं, राइट? डेंजरस इन द सेंस कि बहुत ही डीप लेवल तक जाकर ये डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब जनरेटिव एआई जो है तो ये दोनों चीजों का यूज करता है, और इस पर कोई अगर लिमिट नहीं है तो इट विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि उसके बाद इसको कंट्रोल नहीं किया जा पाएगा। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग, राइट? और वन मोर थिंग कि ये जो चीज है ना, ये जनरेटिव एआई और एआई के रेगुलेशन की बात अगर हम करें, तो इसमें कोई एक देश जो है वो सारी चीजें नहीं कर पाएगा। एज वी ऑल नो, सारे देशों को मिलकर ही इसमें काम करना पड़ेगा। इट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी, कोई एक देश इसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा। अभी हम देख रहे थे ना कुछ दिनों पहले कि हमारे देश में ओवरसीज के जो वॉलेट्स हैं, तो उसमें हम ट्रेडिंग करने लगे, हमारे यहाँ के यंगस्टर्स या फिर जो क्रिप्टो यूजर्स हैं, हमारे यहाँ के जो वॉलेट्स हैं तो उनका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए, और ये सारी चीजें तो बाउंड्री के बिना वाली चीजें हैं, तो आप इसको ऐसे रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। टारगेटेड किलिंग्स कैंट लेट गार्ड डाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि जम्मू एंड कश्मीर के एक हेड कांस्टेबल जो है, पुलिस हेड कांस्टेबल, तो उनकी हत्या हो गई, टेररिस्ट ने उनकी हत्या की। और पिछले 3 दिनों के अंदर ये तीसरा टारगेटेड अटैक है। एक माइग्रेंट लेबर था तो उसकी हत्या हुई। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, और उसमें ऐसा नहीं है वर्दी पहनकर, राइट, वो अपने लेजर टाइम में क्रिकेट खेल रहे थे, तो उस समय पर उनको
गोली मारी आतंकवादी ने और ये क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। तो ये तीसरा ऐसा टारगेटेड अटैक है। ये माइग्रेंट लेबर जो है उसकी तो मृत्यु हो गई, कांस्टेबल साहब जो है उनकी मृत्यु हो गई, अब पुलिस इंस्पेक्टर जो है ये क्रिटिकली इंजर्ड थे। अब उनका लेटेस्ट अपडेट अभी नहीं आया है। लेट्स होप के अगर ही इज इन हॉस्पिटल, लेट्स होप हिज स्पीडी रिकवरी, यही प्रार्थना दुआ करते हैं। तो देखिए, हमास ने जो चीज की और टेररिज्म को लेकर जो डिस्कशंस हो रही हैं दुनिया भर में, हमारे यहाँ पर तो ये एक जम्मू एंड कश्मीर और ऐसे रीजन में तो ये डे टू डे लाइफ का पार्ट रहता है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर इस चीज को इसको कंडेम किया, इसकी निंदा की है। और कुछ दिनों पहले अभी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो कह रहे थे, उनका दावा था कि अब ये टेररिज्म जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट ब्रेथ पर है, यानी कि अब वो बस उनकी सांसें जो है वो खत्म होने को हैं। लेकिन रिमेंबर, अभी भी सांसें जो है वो खत्म नहीं हुई, अभी भी टेररिज्म जो है वहां पर है। एंड इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आंकड़े जो है वो ड्रॉप हुए हैं, टेररिज्म के आंकड़े ड्रॉप हुए हैं, इंसिडेंट्स के आंकड़े ड्रॉप हुए हैं, विच इज वेरी गुड। लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एंड एज वी ऑल नो कि टेररिज्म जो है ये विचारधारा है। तो ये विचार जो है, इसको मारना, इसको आउट ऑफ फैशन करना जो है, तो इसमें और ज्यादा एफर्ट्स हमें डालने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये अटैक्स हो रहे हैं तो वी हैव टू बी विजिलेंट, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। टेरर थ्रेट्स जो है वो आज भी उतनी ही ज्यादा सीवियर है, आज भी उतनी ही ज्यादा एक्टिव है। विंटर स्ट्रेटेजी रहती है कश्मीर में, राइट। ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, वो विंटर स्ट्रेटेजी को लेकर एक अलग से प्लानिंग करती है। क्योंकि क्या होता है कि एक बार स्नोफॉल आ गया, बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाएगी, तो उसके बाद मोबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये टेररिस्ट जो है वो भी ऐसा करते हैं कि बर्फ गिरने से पहले वो अपने अपने अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं कि उसके बाद वो आराम से हमारे ऊपर अटैक कर सके। तो हमारी जो फोर्सेस है ना वो भी विंटर स्ट्रेटेजी को फॉलो करती हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस जो है वो ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। और हकीकत भी ये है कि 20-25 प्रयास किए जाते हैं टेररिस्ट के द्वारा, और उसमें से एक जगह पर हमारी चूक हो जाती है और इस प्रकार के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलता है। ज्यादातर केसेस में तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको अच्छी तरीके से हैंडल कर ही लेती है। लेकिन ये 3 ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं 3 दिनों के अंदर। तो अब चीजें जो है उसको हम मीन्स ऑफकोर्स लाइटली कोई नहीं लेता है, लेकिन अब कोई एक रिजल्ट जो है वो यहां पर जनरेट करने की जरूरत है। पाकिस्तान रेंजर्स जो है तो उनके साथ अभी सीज फायर वायोलेशन का केस आया था, तो उस पर डिस्कशन चल रही थी। G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में हुई, और काफी पॉजिटिव बदलाव जो है वो हमें वहां पर देखने को मिला है। बहुत सारे टूरिस्ट जो है वहां पर जाने लगे हैं और पीस एंड सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होने लगा है। अब वहां पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को फिर से डीप रूट करने की जरूरत है। फिर से जो असेंबली इलेक्शंस हैं इनकी तैयारी, इनकी व्यवस्था जो है वो करने की जरूरत है, और वापस जम्मू एंड कश्मीर जो है वो राज्य बन जाए, फुल स्टेट का जो उनको एक स्टेटस है वो मिल जाए। वहां पर फिर से ये अभी जो प्रेसिडेंट का रूल है, क्योंकि इट इज अ यूनियन टेरिटरी, तो वो चीजें चली जाए। लेट्स होप के वहां के ग्रास रूट के जो अच्छे लोग हैं वो लोगों को, वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करे और फिर से पीस और डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट हो जो है वो अभी जो है। इट्स नॉट लाइक कि वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन और ज्यादा पीस हो एंड ट्रैंक्विलिटी हो वहां पर, और डेवलपमेंट हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सारी चीजें होगी तो ऑफकोर्स ग्रोथ भी होगा, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, दोनों चीजें जो है उसमें वी वुड लाइक टू सी गुड रिजल्ट्स, इजंट इट? So we have talked about all these 4 articles, isn't it? Now let's talk about virtues of planning. Blueprint to develop India by 2047 must factor in critical governance reforms. प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो आने वाले समय में विजन इंडिया 2047 ऐसा एक प्लान जो है वो अनवेल करने वाले हैं। और अभी खबर ये आ रही है कि इट्स गोइंग टू बी अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारा देश जो है ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2047। हमारा देश जो है ये एक डेवलप्ड देश बन जाएगा। देखिए, इट्स लाइक आप एक वेल एजुकेटेड, जो हम कहते हैं ना, एक संस्कारी परिवार जो है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? उसकी ये होती है कि एक अच्छा परिवार अगर हम कहें तो इट्स नॉट जस्ट कि उनका बड़ा बंगला है तो दैट इज अच्छा परिवार। जनरली यही कहते हैं कि बहुत ही बड़ा परिवार है, राइट, बड़े लोग हैं। बड़े लोग का मतलब यहां पर सिर्फ हम क्वांटिटी से देखते हैं कि उनके पास कितनी कार से कितने पैसे हैं। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ बड़े लोग। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ बॉब मार्ली। किसी ने बॉब मार्ली से पूछा कि क्या पैसे वाले हो, क्या आप रिच हो? ऐसा रिच वॉज द वर्ड दैट वॉज यूज्ड फॉर दैट पर्सन। तो बॉब मार्ली ने कहा कि डिफाइन रिच। तो उसने कहा कि क्या आपके पास गाड़ी बंगला ये वो सारी चीज़ें। तो बॉब मार्ली ने पूछा कि क्या ये सारी चीज़ों का होना जो है इसको आप रिच कहते हो? सो दिस इज द थिंग। लेकिन मार्केट में तो अभी पैसों का ही मीन्स यही सिक्का जो है वो चलता आया है लाइक लंबे समय से, और ऐसी 1-2 बातें करने से कोई ये सिक्का बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे होने ही चाहिए, पैसे बनाने भी चाहिए, राइट। यू शुड जनरेट वेल्थ। लेकिन रिमेंबर, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी, ये 2 चीजों का अगर सिलेक्शन करना हो तो ऑलवेज सिलेक्ट प्रोस्पेरिटी, नॉट वेल्थ। ह्यूज डिफरेंस। बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्थी, उसमें भी डिफरेंस है। जैसे कोई कहते हैं ना कि हम कोई एक आदमी जो है वो कड़का और एक गरीब, इसके अंदर भी डिफरेंस है। कड़का आदमी वो हो सकता है जिसके पास
फिलहाल जेब में पैसे ना हो लेकिन उसका दिल बड़ा है। और गरीब व्यक्ति ऐसा भी है, गरीब की जो रियल डेफिनेशन आप देखेंगे तो इट्स लाइक, या फिर सोचेंगे इसके बारे में, देन यू विल रियलाइज कि पैसे हैं जेब में लेकिन बिहेवियर जो है वो ऐसा है कि पैसा नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो एनीवेज, तो मैं तो ये समझता हूं, मेरी डेफिनेशन तो ये है कि अगर हम कहें कि डेवलप्ड देश भारत 2047 तक डेवलप्ड होगा, तो आई वुड से कि जो चीज़ें हमें कुदरत से मिली हैं, हमारे पहाड़, हमारी हवाएं, एयर दैट वी ब्रीथ, पानी, नदियां, समंदर, फॉरेस्ट, उन फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, सारे के सारे क्रीचर्स, जो नेचुरल वर्ल्ड है बेसिकली, वो टॉप क्वालिटी का हो जाए। दिस इज नंबर 1 पैरामीटर फॉर मी। नंबर 2, हर एक व्यक्ति के लिए बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, हर एक व्यक्ति के लिए न्याय हो, भेदभाव ना हो, राइट। हमारा कल्चर भी टिका रहे और हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हो देश में। सो दिस इज ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों चीजों का फाइन बैलेंस। एंड व्हेन आई से डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स उसमें आगे एक शब्द में लगा ही देना पड़ता है हमें, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेन हो सके ऐसा डेवलपमेंट, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर नहीं। अब सोचिएगा इसके बारे में कि अगर सारी चीजें हैं, सारे पैसे हैं आपके पास, लेकिन एयर पॉल्यूटेड है, विल यू बी एबल टू एंजॉय योर रोल्स रॉयस? आपके पास हेलीकॉप्टर हैं खुद के, लेकिन हर जगह पर बीमारी है, हर जगह पर लोग ऐसे तड़प रहे हैं, दे आर नॉट इवन एबल टू ड्रिंक प्योर वाटर, ये सारी चीजें हैं, तो कब तक ये आप एंजॉय कर पाओगे? कभी नहीं। थोड़े टाइम के लिए शायद लगेगा, लेकिन तो सो वी ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, वी ऑल आर वन, एक इकोसिस्टम का पार्ट है हम सब, एक दूसरे की सहायता करके ही। ये कंप्यूटर, ये माइक, ये सारी चीजें मैंने नहीं बनाई हैं, राइट। ये तो मैंने कुछ पैसे देकर चीजों को खरीदा और इन चीजों के माध्यम से मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। सेम थिंग गोज विथ यू एज वेल। कुछ लोगों ने स्मार्टफोन बनाया, वो सोचा और उसने दुनिया बदल दी, और ये चीजों को सिर्फ थोड़े पैसे देकर हम खरीद लेते हैं। तो सी, उन्होंने जो किया उसका फायदा हमें कितना हो रहा है, तो हमें भी कुछ ऐसा करना है जिसका फायदा हो। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि हम कोई नया इन्वेंशन करें, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो कर सकते हैं ना कि जिससे ये दुनिया जो है थोड़ी अच्छी हो जाए, जो हमें मिली है उससे बुरी ना हो। दैट्स समथिंग दैट वी कैन डू। तो इंडिया जो है उसका 1991 के बाद जो एक राइज देखने को मिला है, तो इट्स अ गुड वन। इसमें अप्स एंड डाउन्स जो है वो भी हमें देखने को मिला है हर एक गवर्नमेंट में, राइट। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार हो, मोदी साहब की सरकार हो, मनमोहन सिंह साहब की सरकार हो, तो अप्स एंड डाउन्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं। अभी भी कुछ रिफॉर्म्स करने बाकी हैं, ये सारे रिफॉर्म्स हम करते जाएंगे, समय के साथ चीज़ों को इंप्रूव करते जाएंगे, कुछ ऐसे प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते जाएंगे, तो ग्रोथ की स्पीड बढ़ेगी और डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो भी बढ़ जाएगी। हमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो भारत की तरफ अट्रैक्ट हो। और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें 2 पीरियड्स मेंशन किए जाएंगे, राइट। एक 2030 वाला पीरियड होगा और एक होगा 2030 तक क्या करना है, 2030 से फिर 47 तक, ये 17 सालों के अंदर क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने की जरूरत है। और उसमें भी रेगुलर रिव्यू और रिकैलिब्रेशन होता जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बन गया तो उसके बाद उसको ही फॉलो करना, मींस उसको फॉलो करना है, लेकिन जिस प्रकार से चेंजेस होते जाएंगे उस हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना है। एंड लेट्स होप के हमारा एक डबल डिजिट ग्रोथ हो। यहां पर तो एमिंग फॉर 9% ग्रोथ का है। आई वुड से कि डबल डिजिट का एम रखें, गोल रखें और आगे बढ़ते जाए, पूरे देश के लोग मिलकर काम करते जाए। एंड लेट्स क्रिएट ए गुड इंडिया, लेट्स क्रिएट ए टॉप ऑफ द रेंज इंडिया। किसी के साथ ऐसी कंपटीशन नहीं, हमारा जो था देश उससे बेहतर, 47 में जो था उससे बहुत अच्छा देश जो है वो हम बना सकते हैं। 2047 में जिन्होंने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उस समय पर आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने अपने लिए थोड़ा लड़ा है, ये उन्होंने हमारे लिए किया। ये चीजें हमें, ये भी आजादी जो है ना वो फ्री में मिली है, इसको भी हमें मिसयूज नहीं करना है, राइट। इसको भी हमें मेंटेन रखना है। एंड दिस आर अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, वेरी क्विकली आप देख लीजिए इनको, राइट। पॉज करके भी आप वीडियो को ये क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा एक बार, राइट। नाउ वी डोंट हैव टाइम एट ऑल, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।